नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप सभी को बताया था कि यह जो नया आपराधिक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46, यह एक रिफॉर्मेटिव लॉ है। कई बच्चों का सवाल मुझसे था कि सर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो हमें समझने में आसानी होगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस भी हमसे अगर पूछे जाएंगे तो हमें उसका जवाब लिखने में भी सहूलियत होगी। मुझे भी लगा कि क्यों नहीं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझाया जाए, डिकोड किया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो नया आपराधिक कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी जिसे हम कहते हैं BNSS इन शॉर्ट में, ठीक है, BNSS 2023। इससे पहले जो हमारा प्रोसीजर लॉ था वह था आपको CRPC 1973, ठीक है, CRPC 1973 था। तो CRPC 1973 अभी तक इन्फोर्स में था 1 जुलाई से पहले, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से आपका 1 जुलाई 2024 से यह आपका BNSS आ गया। तो उससे पहले CRPC था। तो ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पुराना प्रोसीजर लॉ काम कर ही रहा था तो नए प्रोसीजर लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल जायज़ भी है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको आखिर समझाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि कानून को है ना, अगर आप पढ़ना चाहेंगे कि पढ़ के हमको सब कुछ याद हो जाए, मुझे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, या मुझे लीगल फील्ड में अच्छी जानकारी हो, प्रैक्टिस, अगर आप वकालत करते हैं तो वहाँ आपको एक अच्छा अचीवमेंट आपको हासिल हो, मुकाम हासिल हो, तो सिर्फ पढ़ लेने से ही आपको ऐसा लगता है कि ऐसा संभव है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। आपको समझना होगा कानून क्या है। बिना समझे बहुत मुश्किल है। कितना रटिएगा, कितना पढ़िएगा, समुद्र की तरह है। कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे ना, एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी आप कभी भूलेंगे नहीं और दूसरे को समझा देंगे आप। एज अ लॉयर भी आपका काम है कोर्ट में, ठीक है, जो जजेस हैं उनको समझाना, अपने केस के फैक्ट को समझाना। तो केस के फैक्ट को आप तभी समझाएंगे ना जब आपको कानून की जानकारी होगी, क्योंकि फैक्ट्स भी तो आपको इसी सीमा के अंदर रहते हुए समझाना है, इसी कानून के लिमिट में रहते हुए तो आपको समझाना है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो यह नया कानून लाया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यह एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, CRPC तो था, तो BNSS आया। कुछ प्रोविज़न्स थे आपके CRPC के, चूँकि यह ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, जिस वक्त हमारा देश गुलाम था, ठीक है। तो हमें भी वो गुलाम की तरह, निश्चित तौर पे जब देश गुलाम है तो हम वहाँ के नागरिक थे, तो हम भी गुलाम थे, तो हमें गुलाम के नज़र से देखते थे, एक इन्फीरियरिटी था हमारे प्रति। तो शब्द जो है भारतीय न्याय संहिता, यहाँ न्याय की बात की जाती है, ठीक है, जस्टिस की बात की जाती है। जो नया कानून आया है ना, यहाँ पे जस्टिस की बात की जाती है। और यहाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहाँ अपराध, ठीक है, यहाँ क्रिमिनल की बात की जाती है। वो हमें डायरेक्ट क्रिमिनल बस मान लिया कि अपराधियों के लिए ही यह प्रक्रिया है, यह अपराधियों के लिए ही दांडिक प्रक्रिया है, यह दंड देने की प्रक्रिया दांडिक प्रक्रिया है, और यह न्याय की प्रक्रिया है पहला तो, ठीक है। तो नए कानून में जो बात होती है वह बात होती है, पहला चीज़ अगर हो गया तो यह जस्टिस की बात करता है, ठीक है, जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है। इक्वलिटी है, इक्वलिटी की बात करता है। जैसे कंप्लेंट केस है ना, कंप्लेंट केस के मामले में पहले क्या होता था CRPC में कि जो कंप्लेनेंट जाते थे, कंप्लेनेंट जाके कोर्ट में एग्जामिन उनका होता था, ठीक है, कोर्ट उनसे पूछताछ करती थी, एक पिटीशन वो फाइल कर देते थे कंप्लेंट केस में, उनसे कोर्ट पूछताछ करती थी, विटनेसेस से पूछताछ करती थी, और कोर्ट को लगता था तो फर्दर कॉग्निजेंस वगैरह लेते हुए, ठीक है, आगे फर्दर प्रोसेस इशू हो जाता था और समन्स वगैरह भी इशू हो जाता था।
तो यहाँ पे क्या होता था सीआरपीसी में, ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में क्या था कि जो एक्यूज्ड है उसको बिना सुने ही कॉग्निजेंस ले लिया जाता था। लेकिन जो नया कानून है यहाँ इक्वलिटी की बात की है। यहाँ जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के साथ साथ जो एक्यूज्ड है उसको भी सुनना है। कंप्लेनेंट को भी कोर्ट सुनेगी, एक्यूज्ड को भी सुनेगी और दोनों को सुनने के बाद ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ठीक है, फर्दर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है। नेचुरल जस्टिस आप लोग पढ़ते हैं ना, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस की बात तो नेचुरल जस्टिस की ही बात करता है यह नया कानून। पुराने कानून में नहीं था, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था। नेचुरल जस्टिस की बात क्या करता है कि एक सेक्शन था आपको आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में था, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अब इंडियन पीनल कोड को भी बदल दिया गया है, उसकी जगह आपको आ गया है भारतीय न्याय संहिता आ गया है। ठीक है, तो 498A जो था उस वक्त, इसका बहुत मिसयूज होता था, मिसयूज बहुत होता था सर इसका। नेचुरल जस्टिस की बात नहीं होती थी। ठीक है, महिलाओं द्वारा अपने पति और उनके परिवार के लोगों के ऊपर केस कर दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर केस कर दिया जाता था, और फिर बस उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, वारंट समन्स इशू हुआ, वारंट इशू हुआ, मान लीजिए घर वालों को बेल मिल गया, लेकिन केस तो हो गया ना, मुकदमा तो हो गया, एक धब्बा लग जाता है समाज के अगर नज़र से आप देखें। सोसाइटी तो सोसाइटी है, उसकी अवधारणाओं को आप नहीं बदल सकते हैं, वह हो गया। देखिए, अधिकार मिला है सभी को, लेकिन सिर्फ एक पक्षीय नहीं होना चाहिए ना वो अधिकार, दोनों नज़रिया उसका होना चाहिए। तो यह कानून दोनों नज़रिए की बात करता है। तो केस हो जाता था, लड़का जेल चला जाता था, लड़के मान लीजिए शादी होती है, एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो लड़के ने तलाक का केस कर दिया अपने शहर में। ठीक है, मान लीजिए लड़का एक्स शहर में रहता है, एक पटना में लड़का रहता है, मान लीजिए पटना में लड़का रहता है, लड़की हाजीपुर में रहती है, एग्जाम्पल के। लड़के ने पटना में डाइवोर्स के लिए फाइल किया केस फैमिली कोर्ट में, लड़की ने देखा कि उसको परेशान किया जाए, थोड़ा सा सबक सिखाया जाए, ऐसे थोड़ी ना तलाक हो जाएगा। 498A का केस हाजीपुर में आके, अपने ज़िले में आके, होम डिस्ट्रिक्ट में आके कर दिया। अब लड़का वहाँ से दौड़ेगा, ठीक है, पटना से, या और किसी दूसरे शहर में कर दिया, बाहर कहीं कर दिया, दिल्ली कर दिया, लड़की ने कहीं भी कर दिया। अब ये समस्या हो जाती है। तो ये मिसयूज़ ऑफ लॉ हो गया। यह क्या हो गया? मिसयूज़ ऑफ लॉ हो गया। तो नेचुरल जस्टिस कहाँ हुआ यहाँ पर? 498A के केस में बिना लड़के के पक्ष को सुने बिना ही कॉग्निजेंस ले लिया जाता था। तो नेचुरल जस्टिस, तो ये जो नया कानून है यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ लड़के के पक्ष को भी सुना जाएगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस की बात करता है। जस्टिस की बात तो हो गई, न्याय की तो बात हो गई, इक्वलिटी की बात हो गई। ठीक है, कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को भी सुना जाएगा, उसके बाद ही कॉग्निजेंस होगा। फिर नेचुरल जस्टिस, जस्टिस और नेचुरल जस्टिस में बहुत ब्रॉड अंतर है। न्याय तो हर कोई कहता है कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अरे कैसा न्याय होना चाहिए? तो न्याय होते हुए दिखना चाहिए, दिखना चाहिए न्याय होते हुए, वही नेचुरल जस्टिस है। जो न्याय दिखे वही बात कहता है नेचुरल जस्टिस, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसलिए मैंने समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से कि नेचुरल जस्टिस हो गया यहाँ पर कि लड़के के पक्ष को भी सुना जाएगा। ठीक है, लड़के के भी पक्ष को सुना जाएगा, दो अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलेगी, बराबर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की भी बात करता है ना। फिर तो जेंडर इक्वलिटी की भी बात करता है यह कानून। कैसे करता है जेंडर इक्वलिटी की बात? आप एकदम स्पष्ट तरीके से आप समझा सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, भाई हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हो गया ना, मेल फीमेल आ गया, मेल फीमेल। 498 के माध्यम से ही समझाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पत्नी वाइफ जाती है, कंप्लेंट केस कोर्ट में करती है, तो अब लड़के को भी सुना जाएगा। तो जैसे ही लड़के को सुना जाएगा तो वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात हो गई। सीआरपीसी में यह प्रोविज़न नहीं दिया गया था, सीआरपीसी में यह अधिकार नहीं था पति के पास।
कॉग्निजेंस के बाद समन्स वगैरह इशू होगा, जब वो आएंगे उसके बाद ही उनके पक्ष को सुना जाता था, सारी तमाम चीज़ें होती थी, तो इनको यह मौका नहीं था। तो यह कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। यह तो मैंने कुछ साइलेंट फीचर बता दिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, इसके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं सर, कंप्लेंट केस जो फाइल होता है, पहले होता था CRPC 200 में, ठीक है। अब BNSS में होता है यह 223 में। किस में होता है सर? 223 में। कंप्लेनेंट आती है कोर्ट में, कंप्लेनेंट आया, ठीक है, कोई भी। यहाँ मैं 498A के एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अब 498A का सेक्शन बदल गया है, सेक्शन 85 और 86 हो गया है। मैं आपको बताऊँगा अभी इसमें, ठीक है, आगे बताता हूँ मैं। जो नया पीनल लॉ आ गया है, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता आ गया है, वहाँ पर सेक्शन 498A को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, ठीक है। एक है आपका सेक्शन 85। सेक्शन 85 कहता है हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, ठीक है। यानी पति या पति के रिश्तेदार महिलाओं को का जो शोषण करते हैं उसे बताया गया है सेक्शन 85 के तहत, और सेक्शन 86 में परिभाषित किया गया है क्रुएल्टी को, ठीक है। इसलिए 2 सेक्शन में है सेक्शन 498A। तो 498A को अब भूल जाइए, IPC को। अब आ गया है आपका सेक्शन 85 और 86 उसकी जगह। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि इतना न पॉपुलर हो गया, मिसयूज़ की वजह से इतना पॉपुलर हो गया ये 498A, क्योंकि यह इतना साउंड करता है माइंड में कि अभी भी सेक्शन 85 से 86 आ गया है, लेकिन 498A मुझे बोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कभी 498A बोल देता हूं तो आप यह नहीं समझिएगा कि मैं पुराने लॉ को पढ़ा रहा हूं, यह आपको समझ 85 और 86 ही उसे लेकर आप चलिएगा, ठीक है। मैं दोनों को बीच बीच में बता दिया करूँगा। तो यह था, तो कंप्लेनेंट हो गया और विटनेस, 1 या 2 गवाह जो भी हो, यह कोर्ट आते हैं। कहाँ आते हैं? कोर्ट में आए। कोर्ट में आए, कोर्ट ने इनको एग्जामिन किया, यानी इनसे पूछताछ किया ऑन ओथ इन्हें, इन दोनों का पूछताछ हुआ, एक गवाही जो कहते हैं ना, गवाही हुई दोनों की, ऑन ओथ एग्जामिन किया गया, ठीक है। एक पिटीशन भी ये फाइल करते हैं साथ में, इससे पहले एक पिटीशन फाइल होता है ये, ठीक है, या फिर ओरल यह अपने बात को कोर्ट में रखते हैं, तो और यह विद एफिडेविट होगा, ठीक है, विद एफिडेविट होगा पिटीशन जो फाइल होता है। तो यह सारी चीज़ें हो गई, एग्जामिन किया गया ओथ पर। तो जो कॉग्निजेंस होगा केस का, यहाँ पर एक गैप है। पहले क्या होता था, हुआ सब कुछ, विटनेसेस सब कुछ क्लोज हो गया, सब कुछ, नो फर्दर विटनेस, पिटीशन फाइल कर दिया वकील साहब के माध्यम से कंप्लेनेंट ने, और फिर कॉग्निजेंस लेके फर्दर प्रोसेस आगे का शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वह की जाती है न्यायालय की। लेकिन यहाँ पर क्या है, नए जो पीनल लॉ है उसमें एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, किस बात की अपॉर्चुनिटी और क्यों? तो यही कॉग्निजेंस, बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी मामले का संज्ञान, यानी ओपनिंग ऑफ द केस। समझिए, केस खुल गया, लोग आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं केस खुल गया। तो केस खुलने से पहले, ठीक है, यानी टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द मैटर, संज्ञान लेने से पहले, माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से पहले, कॉग्निजेंस लेने से पहले एक्यूज्ड को यहाँ पर सुनना है, एक्यूज्ड के पक्ष को सुनना है। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड ने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें दम है, फैक्ट में दम है, और कंप्लेनेंट ने जानबूझ के परेशान करने की नीयत से यह केस किया है, जैसे कि मैंने बताया था कि लड़का आता कोर्ट में और कहता कि सर
मैंने पटना में, भाई मेरी वाइफ से नहीं बन रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है आज की डेट में अगर नहीं बन रही है तो आप तलाक लीजिए, घुटना क्यों, तभी तो प्रावधान बनाया गया है। तो जब सर मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, मैंने सर डाइवोर्स जैसे ही फाइल किया, ठीक है, उसके रिएक्शन में 498A का केस मेरे ऊपर फाइल कर दिया गया, जो कि अभी आपका 85 और 86 है, BNS, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ये हो गया मेरे ऊपर 498A का केस। और सारे फैक्ट्स रखेंगे जो कि उन्होंने डाइवोर्स के केस में फाइल किया हुआ है, भाई एविडेंस होंगे, वो सारे करेंगे। कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, हाँ ये मिसयूज हो रहा है, कानून का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, कोर्ट के पास एम्पल विटनेसेस हैं, मटेरियल हैं, फैक्ट्स हैं, उसको आधार बना के स्ट्रेट वे कोर्ट क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी कंप्लेंट केस को। तो सर ये जेंडर इक्वलिटी की भी बात करता है, यह जेंडर इक्वलिटी की भी बात करता है, संविधान भी तो कहता है, जेंडर इक्वलिटी की बात संविधान भी तो कहता है। तो सीआरपीसी में जो जेंडर इक्वलिटी की बात है उसे भी अनदेखा किया गया था, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे भी अनदेखा किया गया था। तो जो सेक्शन 85 और 86 है, अभी 498A को दो भाग में बांटा गया है नए पीनल लॉ में। दांडिक जो कानून है आपका, पुराना दांडिक कानून कौन था, पुराना दांडिक कानून था आपका इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड। और नया कानून क्या है, उसकी जगह रिप्लेस जो किया है, नया कानून है आपको भारतीय न्याय संहिता, न्याय की बात करता है। यह सीआरपीसी को जो रिप्लेस करके, देखिए नाम कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया साउंड करता है, ये कितना बढ़िया वाइब है इसके नाम के पीछे। आप देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और वह था आपको सीआरपीसी, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराधियों की बात करता था, और यहां पर नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है। अरे जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी तो देश का नागरिक है, उसे भी तो सुरक्षा मिलना चाहिए। यह थोड़ी ना कि आरोप लगा तो बस उसे सजा दे दो, सूली पे चढ़ा दो, ठीक है। तो इसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत है, इसकी जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। यह ऐसे समझिए, नया कानून है, इसको ऐसे समझिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सेक्शन उठाकर, यह बेयर एक्ट उठाकर, ऐसे बेयर एक्ट उठाकर रटना शुरू कर दीजिएगा, जिंदगी निकल जाएगी सर, कुछ नहीं पढ़ पाइएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, हो जाएगा 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दौड़ते रहिएगा इस कोचिंग से उस कोचिंग, फिर कहिएगा कि कुछ समझ में नहीं आता है। लॉ तो बहुत ही टफ है, सेक्शन तो आईपीसी में भी था, इसमें भी है, अब क्या करें, हाँ सब में तो सेक्शन ही सेक्शन है, ऐसे नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट से समझिए चीज़ों को। तो सेक्शन 85 और 86, 498A को दो सेक्शन में बांट दिया गया, सेक्शन 85 और 86। सेक्शन 85 में डिफाइन किया गया है एक्ट को, क्रुएल्टी डिफाइन किया गया है, वही जो एक्ट है उसी क्रुएल्टी जो टर्म है उसमें, क्रुएल्टी सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी जो टर्म है उस क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है, बताया गया है सेक्शन 86 में। और अगर सेक्शन 85 की बात करें तो सेक्शन 85 यही कहता है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वूमेन, महिला के जो हस्बैंड है, पति हैं, महिला के जो पति हैं, या उस जो महिला के जो पति हैं, या तो वो या उनके रिश्तेदार, यानी उनके पति के रिश्तेदार उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ क्रुएल्टी करते हैं, ठीक है, इसकी बात कही गई है सेक्शन 85 में। और सेक्शन 86 बात करता है क्रुएल्टी की, बस इतना ही है। तो इसी के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यह जो कानून है यह रिफॉर्मेटिव लॉ है, इसीलिए तो इसे कहा गया है सुरक्षा। यह जो टर्म है ना सुरक्षा, बहुत मायने रखता है। तो कंप्लेंट केस इसी के माध्यम से भी तो आप समझ लीजिए बहुत ही स्पष्ट है। कंप्लेनेंट पहले कंप्लेंट केस फाइल करती थी, अब मज़ा चिखा दिया, उसकी व्हाट्सएप पे भेज दिया उसको, या किसी से कॉपी भिजवा दी कंप्लेंट केस की, फाइल हो गया तुम्हारे ऊपर, चेक कर लो,
देख लो, कोर्ट में आके पता कर लो, या ऑनलाइन अब आ गया तो ऑनलाइन लड़का, अब लड़के के फैमिली वाले देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब तो अधिकार है उनके पास, करिए केस, कोई बात नहीं है, हम भी अपना एविडेंस लेकर आएंगे, हम अपना एविडेंस लेके आएंगे, हम अपना एविडेंस कोर्ट में रखेंगे, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, ऑन एफिडेविट रखेंगे, शपथ के साथ रखेंगे अपने साक्ष्य को, कोर्ट को सारे फैक्ट से हम अवेयर कराएंगे। और अगर मेरा मामला सही होगा तो मुझे न्याय मिलेगा। और जो है झूठ का जो फालतू का केस होता है, मिसयूज़ होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया, सेक्शन 498A से समझाया, ठीक है, कि यह एक ये आपको एक क्या कहूँ, वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया। यह एक डिफेंस के तौर पर था, बचाव के लिए था, लेकिन बचाव के लिए नहीं, इसे प्रहार के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, हमला इससे किया जाने लगा। यह तो सुरक्षा के लिए दिया गया था ना, है? तो इसे तो यह ढाल के लिए दिया गया था, बचाव के लिए दिया, रक्षा के लिए दिया गया था, लेकिन इसे तो एक वेपन की तरह यानी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा सर। तो जो पार्लियामेंट है हमारा, वो सब कुछ देखता है, बहुत सारे लोग हैं, पूरी कमेटी होती है, यह कानून जो बना ऐसे नहीं बना, एक से एक शार्प माइंड लोग होते हैं इसके पीछे, बहुत दिन का रिसर्च होता है, एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, डेटा होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि सेक्शन 498A का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। जो हमारा नेशनल डेटा भी है क्राइम रिकॉर्ड्स का, उसमें भी कहा गया कि 90% केसेस ऐसे हैं, यानी इवन कहा गया कि मोर देन 90% केसेस हैं 498A के जिसका मिसयूज़ हुआ है। तो इसीलिए यह जो लॉ है आपको रिफॉर्मेटिव है, पहले मैंने बता ही दिया कि ये जस्टिस की बात करता है, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ये नेचुरल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, इक्वलिटी की बात करता है। तो यह सब कुछ आप समझाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो आपको समझाया है, इससे आपको नए कानून को समझने में बहुत सुविधा होगी, सहूलियत होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर में आपका भारतीय जो न्याय संहिता है उसको मैं शुरुआत करूं उसकी, जिसमें मैं मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्हीं का सवाल था, तो अभी दिमाग में अचानक से आया है मेरे, कि उनका सवाल था कि सर आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एक कॉम्परेटिव चार्ट के माध्यम से उसे समझाएं, क्योंकि आप समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आती हैं, आप बाइफरकेट करके समझाते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम पढ़ तो रहे हैं इतने दिन से, कॉलेज में भी हमने पढ़ा और भी कई जगह हमने पढ़ा, खुद से भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से समझाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छा लगता है, समझ में आता है, चीज़ें समझ में आती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। तो निश्चित तौर पे मैं वही करूँगा, अगला लेक्चर होगा, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसी कारण वायरल फीवर है, अभी भी फीवर है, ठीक है। तो यह आप अच्छे से इसको देखें, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।